कुछ जरूरी पॉइंट्स, कुछ गोल्डन रूल्स इसके बारे में लिख लें जो कि आपको काम आएंगे। आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपको वो याद आते जाएंगे। लिखें। लिख रहे हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, कोड ऑफ एथिक्स के सवाल में कंपनीज एक्ट को नहीं सोचना, साइड पे कूड़े में डाल देना। कंपनीज एक्ट को कूड़े में डाल देना कब? जब सवाल आएगा कोड ऑफ एथिक्स का, एंड वाइस वर्सा भी आपने ऐसे ही करना है। यह है रूल नंबर 1। आगे लिखें रूल नंबर 2। बोलो, लिखें। कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है, जबकि कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई होता है और कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है। हो गया? रूल नंबर 3, एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उसको कैटेगराइज कर लें प्राइमरी थ्रेड और सेकेंडरी थ्रेड। अगर एक सवाल में एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उसको कैटेगराइज कर लें प्राइमरी थ्रेड और सेकेंडरी थ्रेड में। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, मगर लिखते हुए ये मेंशन नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग के लिए। लिखते हुए ये मेंशन नहीं करना, ये सिर्फ अपने दिमाग के लिए आपने वर्किंग करनी है। चार बातें हो गई, लिख ली सबने चार बातें। पांचवी बात लिखें, 90% प्लस वालों में सेल्फ इंटरेस्ट पाया जाता है। 90% प्लस सिनेरियोज में बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट न आता। 90% प्लस सिनेरियोज में सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ जाता है। 6th, एडवोकेसी थ्रेट को इतना ज्यादा नहीं सोचना। एडवोकेसी थ्रेट इतना ज्यादा नहीं सोचना। इसी के आगे लिखिएगा, अगर ये सवाल में हुआ तो सवाल खुद पुकार के कहेगा कि इसमें एडवोकेसी थ्रेट है। एडवोकेसी थ्रेट को इतना नहीं सोचना। अगर ये सवाल में हुआ तो सवाल खुद पुकार के बोलेगा कि इसमें एडवोकेसी थ्रेट है। उसकी वर्डिंग्स ऐसी होंगी, अभी देखते हैं। उसके अल्फाज ऐसे बने होंगे, जाहिर कर रहा होगा कि मेरे में एडवोकेसी थ्रेट है। कितने पॉइंट्स हो गए? आगे लिखें, फैमिलियरिटी थ्रेट सिर्फ क्लोज रिलेशन से नहीं आता, बल्कि इसको चेंज कर लें, लिखें फैमिलियरिटी थ्रेट क्लोज रिलेशन और ज्यादा अरसा काम करने से डेवलप होता है। फैमिलियरिटी थ्रेट कितने पॉइंट्स हो गए? 7। आगे लिखें 8वां पॉइंट, फैमिलियरिटी थ्रेट
लॉन्ग एसोसिएशन से भी आता है और क्लोज रिलेशन से भी आता है। आगे लिखें, अगर क्लाइंट आपसे, यार लिखते जाएं पॉइंट्स, ये पता है ये पॉइंट ज़हन में रहेंगे तो आप कोई भी सवाल पकड़ लें, आप 90% तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी सवाल में, यार चेयर्स का वो करना अब्दुल्ला, अगर किसी सवाल में, देख रहे हैं जी सर, अगर किसी सवाल में क्लाइंट नहीं सुन यार, क्लाइंट आपको कोई सर्विस दे रहा है, किसी सवाल में क्लाइंट आपको कोई सर्विस दे रहा है जो कि उसका नॉर्मल बिजनेस है, जो कि उसका नॉर्मल बिजनेस है, तो देखा यह जाएगा कि आया वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं। तो देखा यह जाएगा आया वो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं। कितने पॉइंट्स हो गए? आगे लिखें, अगर एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म पहुंचता है, अगर एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म पहुंचता है और वापस उसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए आता है, तो अपने साथ फेमिलियरिटी का वायरस लेकर आएगा। ना, एक बंदा क्लाइंट को छोड़ के फर्म ज्वाइन करता है और उसी फर्म के साथ उसी क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए वापस आता है, तो अपने साथ फेमिलियरिटी कोरोना वायरस लेकर आएगा। क्या सेल्फ रिव्यू आता है? मैंने मूवमेंट कहां से कहां पे कराई है? क्लाइंट से फर्म गया और फर्म से क्लाइंट आ रहा है। अभी आपने लिखा क्या है? क्या लेकर आएगा? तो पूरी बात तो होने दें, यहां तक हो गया, अब आगे लिखना। अगर उसको नौकरी छोड़े, पूरी लाइन थी ये, अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है तब सेल्फ रिव्यू आएगा, ये पूरी लाइन थी। अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है तो सेल्फ रिव्यू, चल इस तरह लिख लें, तो सेल्फ रिव्यू काफी ज्यादा आएगा। हमने एवेल्युएशन भी तो करनी है ना 7 साल। अगर उसको नौकरी छोड़े 1 साल हुआ है या अभी 2 ईयर है तो सेल्फ रिव्यू काफी ज्यादा होगा, मगर वक्त के साथ साथ ये थ्रेट उतना ही कम होता जाएगा। रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा, पास्ट पेपर में शायान वाला एक सवाल है। रेफरेंस के लिए पास्ट पेपर में शायान, ये हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि वो फाइनेंस में है। अगर तो वो किसी और डिपार्टमेंट है तब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि वो फाइनेंस को छोड़ के आया। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मगर मैंने अज्यूम किया हुआ कि वो कहां से आया। इस सवाल को ये शायान वाला ऑटम 19 का सवाल है ये। कितने पॉइंट्स हो गए? 9 हो गए। अब आगे लिख लें। अगर एक बंदा, अगर एक फर्म में था और अब वो क्लाइंट पे चला गया। अगर एक बंदा पहले फर्म में था और अब वो क्लाइंट पे चला गया, तो वो अपने साथ सारे नहीं, एक इंटिमिडेशन दूसरा फेमिलियरिटी लेकर आएगा। इंटिमिडेशन और फेमिलियरिटी, मगर इंटिमिडेशन सिर्फ उस वक्त आएगा जब वो क्लाइंट के ऊपर बड़ी पोजीशन पे गया।
और व्हाट डू आई मीन बाय बड़ी पोजीशन? डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ वाले लेवल पे गया। बात समझ आई? फैमिलियरिटी। ये पॉइंट समझ आया? सबको आगे समझ आ गया पॉइंट? मैंने इसलिए लिखवाया है कि अगर वो बड़ी पोजीशन पे गया है तो वो बंदा अपनी ही पुरानी फर्म को प्रेशराइज कर सकता है, तो फर्म के लिए इंटिमिडेशन बन जाएगी। हाँ जी, हो गया? हो गया? कितने पॉइंट्स हो गए हैं? एक और लिख लें। सोच के आए थे कि ये वाले काम भी होंगे आज? नहीं ना। अब सोचें कल क्या क्या होगा। चले लिखें पॉइंट नंबर 11 लिखें। फैसला कर लो कौन सा पॉइंट है। ये चल लिखें आगे। अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है, अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है तो कहता है तो अगर सवाल में इवैल्यूएशन का कहता है तो दो चीजें देखी जाएंगी। एक क्लाइंट में उसकी पोजीशन, और दूसरा अगर कोई वैल्यू गिवन है तो। क्लाइंट में उसकी पोजीशन, मौजूदा पोजीशन, और दूसरा वैल्यू अगर कोई गिवन है तो। मैं बताता हूँ, सवाल करते हैं बकायदा। मैंने क्या लिखवाया? अगर सवाल इवैल्यूएशन का है तो हम देखेंगे कि क्लाइंट में उस बंदे की पोजीशन क्या है, उसका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और दूसरा वैल्यू अगर सवाल ने बताई है तो। अभी करते हैं सवाल। चलिए मैं ज़बानी पूछ लेता हूँ। आपको एक सवाल मिलेगा पास पेपर में जहां पे वो डिस्काउंट वाउचर्स बेच रहा है। अब उस केस में अगर हम उसको इवेल्युएट करें तो डिस्काउंट वाउचर्स होंगे शायद 5%, 10%, वो इतना मटेरियल नहीं है। तो अगर सवाल में वैल्यू दी हुई है तो फिर आपने वैल्यू के साथ कंपेयर करना है इवेल्युएट करने के लिए। और अगर आपको सवाल में रिश्ता दिया हुआ है, लेट्स सवाल में मिलेगा, आगे लिखें, या रिश्ता मिलेगा या बाद में फरिश्ता मिलेगा। चलो लिखें। सारा कॉन्सेप्ट की ना कंपाउंड तुमने कर दिया। खैर हम कहां पे थे? हम रिश्ते में थे। हम वाकई में कहां पे थे? हाँ, रिश्ता दिया जाएगा। नहीं, सुन ले, अब सुन ले। सवाल ये है कि आप एक जगह पे ऑर्डर करने के लिए पहुंचे, सामने सीएफओ के पोजीशन पे आपके फादर इन लॉ बैठे हुए, तो यहां पे हाँ, अब रिश्ता मिल रहा है। तो अब यहां पे थ्रेट की सिग्निफिकेंस हाई हो जाएगी। और अगर आप ऑर्डर करने के लिए पहुंचे, सामने आपका दूर का कजन बैठा हुआ, तो सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, फादर इन लॉ बैठे हुए हैं मगर उनका रोल मार्केटिंग में है, सिग्निफिकेंस कम। दूर का कजन है मगर वो सीएफओ है, तो फिर वो बेशक है दूर का मगर अब सिग्निफिकेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, लो टू मॉडरेट की तरफ जा रही होगी। तो ये देखना पड़ेगा अगर वो सिग्निफिकेंस मांग लेता है तो। आगे लिखें। पता है इसके ये सारे पॉइंट्स अगर आपके जहन में होंगे ना, सवाल में आपको मसला नहीं आएगा। आगे लिखें। हाँ, तभी तो कभी कभी आईकैप चैप्टर 13 को चैप्टर 2 के साथ, अब आप लोग पता नहीं किताब ना मिक्स कर रहे हो, कभी कभी आईकैप कोड ऑफ एथिक्स को एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है। कभी कभी आईकैप कोड ऑफ एथिक्स को एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है।
है चैप्टर 2 वाली। कभी कभी आई कैप कोड ऑफ एथिक्स को चैप्टर 2 की एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के पूछता है। उस केस में आंसर आपने एथिकल कंसिडरेशन से करना है, कोड ऑफ एथिक्स से बाहर आ जाना। नहीं समझ आई? नहीं ना आई? सवाल दिखाता हूं अभी। कभी कभी आई कैप एथिकल कंसिडरेशंस के साथ मिला के क्या पूछता है, कोड ऑफ एथिक्स। तो उस केस में जो मेन आंसर आप लोग बना रहे होंगे वो आपने एथिकल कंसिडरेशंस से निकालना है, कोड ऑफ एथिक्स से नहीं निकालना।